हम्म। अच्छा, आपके स्क्रीन पे जो है ये बैक बॉन्डिंग लिखा हुआ दिख रहा है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। सर। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, सर इनविजिबल है। कोई बात नहीं लैप सर। कोई बात नहीं सर। हाँ? जी सर। कोई बात नहीं, बात तो है। हमको दिख रहा है ना सर, हमने हाँ, पढ़ना है। हाँ, बात सही है, तुम्हें पढ़ना है वो सही है, लेकिन ये है कि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि रिस्पॉन्स क्या है। चलो कोई बात नहीं। तो बैक बॉन्डिंग को हम डेटिव पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो दो ऑर्बिटल के बीच में वन साइडेड एक्सियल ओवरलैप के थ्रू फॉर्म होता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो दो ऑर्बिटल के बीच में वन साइडेड एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्म होता है, जिसमें से एक ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और दूसरा वैकेंट है। जबकि बैक बॉन्ड कैसे बनता है? बैक बॉन्ड दो ऑर्बिटल के बीच में वन साइडेड साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें से एक ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और दूसरा ऑर्बिटल वेकेंट है। जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर ऑर्बिटल। डोनर और जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर ऑर्बिटल। एक्सेप्टर। ठीक है, तो अब आप नोट करो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो आप इसमें नोट करो, लिखो डिपेंडिंग अपॉन the nature of depending upon the nature of donor and acceptor orbital involved, depending upon the nature of donor and acceptor orbital involved, depending upon the nature of donor and acceptor orbital involved, back bonding is classified into following four categories. Back bonding is classified into following four categories. तो चार कैटेगरी में बैक बॉन्डिंग को हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1, पी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई बैक बॉन्डिंग। नंबर 2, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। नंबर 3, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। एंड नंबर 4, डी पाई बैक बॉन्डिंग। ये टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। अब इन क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट ऑर्बिटल आप देख रहे हो, किसी भी क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट ऑर्बिटल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्टैंडर्ड है, ये होगा डोनर ऑर्बिटल। ठीक है, ये डोनर ऑर्बिटल होगा। और जो सेकेंड ऑर्बिटल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये है एक्सेप्टर ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिटल को डोनर ऑर्बिटल और सेकंड वाले को एक्सेप्टर ऑर्बिटल बोलेंगे। यानी कि पी पाई बैक बॉन्डिंग में
दोनों डोनर और एक्सेप्टर ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, जबकि p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग में p ऑर्बिटल डोनर ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल एक्सेप्टर ऑर्बिटल, जबकि d पाई p पाई में d ऑर्बिटल डोनर और p ऑर्बिटल एक्सेप्टर, और इसमें दोनों ही d ऑर्बिटल है, डोनर और एक्सेप्टर ऑर्बिटल दोनों ही d ऑर्बिटल है। तो ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो अब बात आती है, पहले तो हम ये समझ लें कि बैक बॉन्डिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक करके इनको विथ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो आप नोट करो, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। इसमें लिखो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब आप लिखो नंबर वन, नंबर वन, Lewis acidic strength, Lewis acidic strength of compound decreases, Lewis acidic strength of compound decreases, Lewis acidic strength of compound decreases. Number two, लिखो Lewis basic strength of compound decreases, Lewis basic strength of compound decreases। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कम करता है और बेसिक स्ट्रेंथ को भी कम करता है। कैसे करता है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखो, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर increases and bond length decreases, bond order increases and bond length increases, bond order increases and bond length decreases, due to which bond strength, due to which bond strength increases, due to which bond strength increases, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। नंबर फोर लिखो, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल नॉर्मली इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल नॉर्मली इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल नॉर्मली इंक्रीजेस। लेकिन यहां पे एक बात और समझ लेना कि बॉन्ड एंगल तब इंक्रीज करता है जब जो सेंट्रल एटम है वो डोनर ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। अब इस बात को नोट कर लो, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस इन दोज केसेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस इन दोज केसेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस इन दोज केसेस where central atom, bond angle increases in those cases where central atom provides, bond angle increases in those cases where central atom provides donor orbital, central atom provides donor orbital। तो अगर डोनर ऑर्बिटल जो है वो सेंट्रल एटम प्रोवाइड कर रहा है तो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर टर्मिनल एटम डोनर ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है तो बॉन्ड एंगल जो है वो उसमें चेंज नहीं आता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, geometry of molecule may change
ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मे चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. तो बैक बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसमें चेंज आ सकता है. ठीक है. इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आ सकता है. तो ये बैक बॉन्डिंग के इफेक्ट्स हैं. ठीक है. अब मैं जो अलग अलग क्लासिफिकेशन मैंने बताया बैक बॉन्डिंग का, अब उनको वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले नोट करो पी पाई बैक बॉन्डिंग. ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मे चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मे चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. सर थर्ड पॉइंट में आपने बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज बोला था ना. बॉन्ड लेंथ, हाँ, डिक्रीज. बॉन्ड एंड डिक्रीज. डिक्रीज. ओके सर. तो पी पाई बैक बॉन्डिंग को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं. तो जैसे सीधे एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको कुछ लिखना है तो आप बोल सकते हो कि इन दिस बैक बॉन्डिंग p orbital is donor orbital and p orbital is acceptor orbital. ठीक है. बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स आर p ऑर्बिटल. ये p पाई बैक बॉन्डिंग में आप लिख सकते हो. मैं इसके एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल BF3 को कंसिडर करते हैं. BF3, अगर आप BF3 को देखो तो यहां पे जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2. अब हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल ही सकते हो, क्यों भाई? यस सर. तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 आता है. तो ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए ट्रायगोनल प्लेनर. ट्रायगोनल प्लेनर. तो अब ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, मतलब ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए. ये है अरेंजमेंट BF3 का. अब देखो, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और फ्लोरीन के कंपेयर में बोरॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में कहीं भी स्टैंड नहीं करता है. बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इस वजह से क्या होगा, जो फ्लोरीन है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यस सर. फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा. अब अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो इससे क्या होगा, आप बोल सकते हो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर towards fluorine on account of its higher electronegativity. Higher electronegativity. ठीक है. क्या होगा, जैसे जैसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन डिक्रीजेस, जबकि बोरॉन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ जा रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है बोरॉन के सराउंडिंग में. तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज.
ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। यानी कि अगर आप देखो तो जो फ्लोरीन है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से, और बोरॉन पे 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाएगी जब ये बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ करके और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो करके दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाएगी। यस है कि नहीं? Yes. जिस तरीके Yes, से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है उससे एक सिचुएशन वो आनी है जहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर हो जाएगी। अब जैसे ही वो स्टेज आएगा फिर आप देखो क्या होगा, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, Yes, sir. बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और बोरॉन के पास एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि आप देखो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इसका, तो इसका मतलब इंटरमिक्सिंग में इसने 2 ही पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रखे हैं, एक Yes, पी sir. इसका वैकेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वो जो वैकेंट पी ऑर्बिटल बोरॉन के पास है, बोरॉन उस वैकेंट पी ऑर्बिटल को यूज करके फ्लोरीन को फोर्स करेगा कि भाई देखो अब मैं डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन की नीड में हूं, ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है और मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, और तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट है और तुम्हारे पास लोन पेयर है। अब तो तुम्हें लोन पेयर देना पड़ेगा और मैं लोन पेयर एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो डोनर बन जाएगा और बोरॉन क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। तो इनके बीच में वन साइडेड साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अब उस साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा, फ्लोरीन अपने पी ऑर्बिटल से लोन पेयर ट्रांसफर करेगा और बोरॉन उस लोन पेयर को अपने पी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। यानी कि फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से बोरॉन के पी ऑर्बिटल में लोन पेयर ट्रांसफर होगा, इसीलिए यहां पे क्या ऑब्जर्व होगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा। अब पी पाई बैक बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। फ्लोरीन लोन पेयर डोनेट कर रहा है और बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम इसको एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ, ठीक है, डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो अगर ये फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है तो फिर ये वाला फ्लोरीन भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों फ्लोरीन आइडेंटिकल सिचुएशन में, यस सर, तीन हो सकते हैं और ये भी Yes, इन्वॉल्व, sir. बट एट अ टाइम अगर आप देखोगे तो कोई एक फ्लोरीन ही इन्वॉल्व होगा, तीनों एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, Yes, sir. ठीक है, Yes. क्योंकि एक ही बैक बॉन्ड बनने के बाद बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और बोरॉन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रख नहीं सकता है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही स्ट्रक्चर इसके ऑब्जर्व होंगे। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं BF3 के, और इसी के करस्पॉन्डिंग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ऑब्जर्व होगा। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को कंसीडर करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होना चाहिए। ये BF3 का रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है इस बॉन्ड का, वो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इन बिटवीन 1 and 2,
यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन 1 and 2, ठीक है। Yes. जबकि जबकि Yes, sir. theoretically क्या होना चाहिए था, बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए, 1. 1. बट एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो इंक्रीज कर गया, ठीक। और अब देखो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई कि ये बोरॉन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इस बोरॉन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए क्योंकि 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको स्ट्रांगली जो है दूसरे से लोन पेयर लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दूसरा कोई स्पीसीज होगा तो उससे ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो ये अच्छा ल्यूइस एसिड होना चाहिए था। लेकिन Yes, sir. ये बाहर से लोन पेयर लेने की बजाय अपने सिस्टम के अंदर से ही लोन पेयर इसको मिल जाता है। Yes. इस वजह से वो एक्सटर्नली जो है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, Come on. ठीक है। तो इससे इसका ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो हम कम इसको होएगा। अच्छा ल्यूइस एसिड समझ रहे थे, बट ये अच्छा ल्यूइस एसिड नहीं है। बैक बॉन्डिंग ने इसका ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया। और एक और सिचुएशन आप देख सकते हो कि अगर ये फ्लोरीन जो है अपना लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में ना इन्वॉल्व करता तो फिर उस सिचुएशन में फ्लोरीन अपना लोन पेयर को किसी और को दे सकता था, है कि नहीं। Yes. Yes, sir. इसका मतलब ये ल्यूइस बेस की तरह एक्ट कर सकता था, बट वो करेगा नहीं अब। तो Yes. इससे आप देख रहे हो कि ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो गई, ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो गई, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो अभी आपने नोट किए हैं बैक बॉन्डिंग के, वो सब यहां पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। लेकिन यहां पे आप देखोगे बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डोनर ऑर्बिटल जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, टर्मिनल एटम। Yes, sir. Yes, sir. यहां पे टर्मिनल एटम डोनर ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जैसे हमारे पास BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और Bi3। हमें इनका ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि भाई तीनों की ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन तीनों में, चारों में जो है वो sp2 होना चाहिए और चारों की ज्योमेट्री जो है ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए। अब देखो इसमें जब बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग में बोरॉन क्योंकि सब में कॉमन है तो वो तो 2p ऑर्बिटल अपना इन्वॉल्व करेगा, लेकिन हैलोजन बदल में रहा है। ज्यादा होगी सबसे ज्यादा। हाँ, तो हैलोजन यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये 2p ऑर्बिटल को प्रोवाइड 2p ऑर्बिटल के थ्रू लोन पेयर डोनेट करेगा, जबकि इस केस में क्लोरीन अपना 3p ऑर्बिटल के थ्रू लोन पेयर डोनेट करेगा। इस केस में ब्रोमीन अपने 4p ऑर्बिटल के थ्रू लोन पेयर डोनेट करेगा और इस केस में आयोडीन अपना 5p ऑर्बिटल के थ्रू 5p. लोन पेयर डोनेट करेगा। Yes. ठीक है। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन इन वीबीटी, है कि नहीं? पॉलिंग एंड स्लेटर एक्सटेंशन रूल इन वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसमें यह बोला जाता है कि मोर क्लोजर द ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ओवरलैप। Yes, sir. Yes, sir. brother. Yes, sir. जो ऑर्बिटल Yes. न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी ओवरलैपिंग टेंडेंसी उतनी उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। मोर क्लोजर द ऑर्बिटल विद द न्यूक्लियस ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ओवरलैप। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्लोज है, इसमें Yes, एक yes. ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है, इसमें वो और दूर हो गया, ये और दूर हो गया। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी ओवरलैपिंग टेंडेंसी कम होती जाएगी। तो अगर आप देखो तो एक्सटेंट ऑफ साइडवाइज ओवरलैपिंग, ये क्या होगी भाई? ये डिक्रीज करेगी, Yes, sir. ठीक है।
तो एक्सटेंट ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है वही तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है। यस सर। यस। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज। रिस्टार्ट करना पड़ेगा बेटा। लाइन पर बने हुआ सर। हाँ लाइन पे बने रहो। तो समझ गया तुम लोग। सह लेंगे सर। तो होगी। सर हम्म। वो बोर्ड एंगल वाला बताना, उसके अंदर बोर्ड एंगल क्यों चेंज नहीं हुआ था PF3 वाले में? टर्मिनल एटम था उसमें डोनर। क्योंकि वहां पे टर्मिनल एटम डोनर ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आपने देख लिया। लिख दो सर, वापस लिखना। हाँ नहीं लिखना वो था। आप सब नहीं लिखूंगा, जितना लिखा हुआ है उससे आगे प्रोसीड करते हैं ना। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ये क्या होना चाहिए भाई? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीजेस। और जो ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैकबोन। एक्सटेंट ऑफ bonding। बैक बॉन्डिंग। इसलिए ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो BF3 सबसे कम ल्यूइस एसिडिक और BI3 सबसे ज्यादा ल्यूइस एसिडिक होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये तो बात हो गई पी पाई बैक बॉन्डिंग की। अब इसी तरीके से अगला एग्जांपल लेते हैं P डी पाई बैक बॉन्डिंग का। ठीक है, P डी पाई बैक बॉन्डिंग। इसमें डोनर ऑर्बिटल P ऑर्बिटल और एक्सेप्टर ऑर्बिटल D ऑर्बिटल है। अब जैसे एक चीज, एक क्वेश्चन जो है ये IIT एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 2 अलग अलग फॉर्म में, कि CH3 थ्राइस N, ठीक है, और SiH3 थ्राइस N। CH3 थ्राइस N और SiH3 थ्राइस N में कौन ज्यादा ल्यूइस बेसिक है और क्यों? ठीक है, एक तो ये पूछा गया है CH3 थ्राइस N और SiH3 थ्राइस N में कौन ज्यादा ल्यूइस बेसिक है और क्यों। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि CH3 थ्राइस N और SiH3 थ्राइस N में CH3 थ्राइस N तो पिरामिडल शेप को एक्वायर करता है, जबकि SiH3 थ्राइस N ट्रायगोनल प्लेनर शेप को एक्वायर करता है, क्यों? ठीक है, ये पिरामिडल शेप को एक्वायर करता है जबकि ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप को एक्वायर करता है। तो क्यों जो है इनके शेप में डिफरेंस है? जबकि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का जो है वो sp3 होना चाहिए। तो अब इन 2 क्वेश्चन को हमें आंसर करना है।
तो अगर आप CH3 थ्राइसेन और SiH3 थ्राइसेन को देखो, पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना करके फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, ये है CH3 थ्राइसेन का अरेंजमेंट। अगर हम SiH3 थ्राइसेन को कंसीडर करें, ये ऐसा अरेंजमेंट SiH3 थ्राइसेन का होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करें, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद फिर कार्बन होना चाहिए और फिर सिलिकॉन होना चाहिए। Yes. कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। और एक चीज हम ये बोलते हैं कि जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑल Yes, sir. एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अगर सारे एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। Yes. वैसे भी नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेयर में, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो इससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे यहां पे डेवलप होगा 3 डेल्टा नेगेटिव चार्ज या 3 डेल्टा 1 नेगेटिव चार्ज, और ये जो कार्बन है, कार्बन पे डेवलप होगा डेल्टा 1 पॉजिटिव चार्ज। Yes. ठीक है, तो अब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा भी अचीव होगा जब कार्बन नाइट्रोजन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। Yes. तो Yes. कार्बन नाइट्रोजन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो कार्बन कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे sp3 है, तो क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. अब जरा इसको देखो, यहां भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगी और ज्यादा होगी और स्ट्रांगली होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो जो डेल्टा 2 होगा, डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से यहां भी क्या होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी।
तो एक सिचुएशन ऐसी आनी है जब सिलिकॉन नाइट्रोजन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए। ठीक, जैसे ही सिलिकॉन नाइट्रोजन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सिलिकॉन ये बोलेगा कि भाई मेरे पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है सिलिकॉन कि मैं तो तीसरे पीरियड का एलिमेंट हूं और मेरे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुम्हारे बराबर हूं। नाइट्रोजन को बोल रहा है सिलिकॉन कि अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तुम्हारे बराबर हूं, तो अब तो तुम्हें मेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करना होगा, क्योंकि तुमने तो इलेक्ट्रॉन लेकर के मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो अब मेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने में तुम्हें हेल्प करना होगा। अब हेल्प भी बोल सकता है वो, अब दादागिरी भी दिखा सकता है भाई। ठीक है, तो वो बोलता है कि अब तो तुम्हें लोन पेयर देना पड़ेगा और मैं लोन पेयर एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं कहां एक्सेप्ट करूंगा? मेरे पास डी ऑर्बिटल है, मैं अपने डी ऑर्बिटल में रखूंगा, और तुम कहां से दोगे? अपने पी ऑर्बिटल से दोगे। तो नाइट्रोजन अपने पी ऑर्बिटल से लोन पेयर देगा और सिलिकॉन उसको कहां रखेगा? अपने डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में रखेगा, डी ऑर्बिटल में रखेगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी? डी पाई डी डी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, इस प्रोसेस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा बेटा। पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 था। अभी ये लोन पेयर इसके पास नहीं होगा, वो तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा ना। यस सर। यस सर। इसका जो लोन पेयर वो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, और आपको पता है कि पाई बॉन्ड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वजह से जो SiS3 थ्राइसेन का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा? ट्रायगोनल प्लेनर। ऐसा हो जाएगा। मैं सीधे रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं। ये होगा अरेंजमेंट, इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है नहीं जिसको वो डोनेट करता, तो इसलिए क्या होगा? अब ये ल्यूइस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा, है कि नहीं? यस सर। अब थोड़ा सा नहीं करेगा ये बोलना एक टफ वर्ड हो जाएगा, अब बोलेंगे कि लोन पेयर अब ये डिफिकल्टी के साथ डोनेट करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछा जाए, तो ऑर्डर ऑफ ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? CS3 thrice n is greater than that of SiS3 thrice n। ठीक है, और अगर हम ज्योमेट्री को देखें तो इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर और उसकी ज्योमेट्री पिरामिडल, मतलब शेप इसका ट्रायगोनल प्लेनर और उसका पिरामिडल, तो ये बोल सकते हैं। बाकी बॉन्ड ऑर्डर आप देखो तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2 इन बिटवीन 1 and 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन 1 and 2 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इससे SiS3 थ्राइसेन जो है ना उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। SiS3 थ्राइसेन इज मोर थर्मली स्टेबल देन दैट ऑफ CS3 थ्राइसेन। अगर आपसे बोला जाए ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो ये होना चाहिए।
ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अगर पूछें तो नेचुरल सी बात है कि ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये जो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हुई है, ये बैक बॉन्डिंग कौन से टाइप की बैक बॉन्डिंग है? पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई डी पाई, ठीक है, बैक बॉन्ड। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गया सबको? यस। अच्छा, अब आ जाते हैं भाई तीसरा केस। सर पिछली स्लाइड दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट नहीं करेगा? बहुत ज्यादा है नोट- लिखने वाला, हाँ ना। कर लिया है। डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड। अब ये समझ लेना, ये जो लास्ट वाले दोनों क्लासिफिकेशन है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। डी पाई पी पाई और डी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑब्जर्व होती है, इस बात को आप नोट कर लो। दिस टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड, this type of back bonding is observed only in complexes. This type of back bonding is observed only in complexes. This type of back bonding is observed only in complexes. ठीक है। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है Fe CN6 4 नेगेटिव, इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड आयन, FeCN6 4 नेगेटिव। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ, यहाँ पे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और 6 साइनाइड आयन उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आयरन यहाँ पे है सेंट्रल एटम और इससे 6 साइनाइड आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। अब 6 साइनाइड आयन अटैच होंगे तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. तो ऐसी ज्योमेट्री जो है वो फेरोसाइनाइड आयन की होनी चाहिए। अब देखो यहां पे आयरन 2 पॉजिटिव है और कोऑर्डिनेटेड है वो विद साइनाइड आयन। ये साइनाइड आयन उसको एक एक लोन पेयर, ये 6 साइनाइड आयन इसको जो है आयरन 2 पॉजिटिव को 6 लोन पेयर देते हैं, है कि नहीं? 6 साइनाइड आयन इसको मिल करके 6 लोन पेयर देते हैं। अब ये आयरन 2 पॉजिटिव स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, क्योंकि एक तरफ तो ये ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास ढेर सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल होने की वजह से कोई भी एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि वो ऑक्टेट से काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो इस वजह से उस लालच में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का
कि इसको डेस्परेट नीड है, तो इस वजह से ये जो है साइनाइड आयन से लोन पेयर लेता जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आयरन 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख थी वो खत्म हो गई, उसके बावजूद भी उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बजाय इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और जब आयरन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो उस केस में आयरन जो है क्या करेगा, उसी लोन पेयर को रिवर्स ट्रांसफर करना शुरू करेगा। आयरन उस लोन पेयर को बैक ट्रांसफर करना शुरू करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। अब वो बैक बॉन्डिंग कैसे करेगा? अपने डी ऑर्बिटल से लोन पेयर को ट्रांसफर करेगा। और कार्बन, अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का, है कि नहीं? यस यानी कि इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। यस यस कार्बन जो है उन अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में को यूज करके, या एक तरीके से बोल सकते हो कि वैकेंट p ऑर्बिटल को यूज करके उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। आयरन अपने d ऑर्बिटल से लोन पेयर ट्रांसफर करेगा और कार्बन उसको अपने p ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आप देखो कि जैसे ही कार्बन जो है कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, उसका ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाएगा, यस क्योंकि ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में। अगर यहाँ पे कोई और बॉन्ड बना तो इसका ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, उस लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए वो इस पाई बॉन्ड पेयर को किसको दे देगा? नाइट्रोजन को। ठीक है, तो इस तरीके से बैक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब बैक बॉन्डिंग के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखो। अब ये बैक बॉन्डिंग कौन से टाइप की बैक बॉन्डिंग है बताओ? डी पाई पी पाई। आयरन के डी ऑर्बिटल से D पी ऑर्बिटल, तो डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी यहां पे। पहले तो ये बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं सीधे इसका फाइनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये FeCN6 4 नेगेटिव का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखो जिस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर थियोरेटिकली 1 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए था, बट रेजोनेंस हाइब्रिड में आप देखोगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन बिटवीन 1 and 2। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखो तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? बिटवीन 2 and 3। इन बिटवीन 2 and 3। तो आप देख रहे हो कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बढ़ गया। जहां पे बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए वहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। यस और जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। कम। इसका मतलब कि
भाई अगर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का अगर अपना कुछ बॉन्ड लेंथ है, जो भी हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सी ट्रिपल बॉन्ड एन के बॉन्ड लेंथ की जो भी वैल्यू होगी, उससे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यस सर। ठीक है। दोबारा बोल। अरे कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का अगर अपना कुछ एवरेज बॉन्ड लेंथ होता है, तो उस बॉन्ड लेंथ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो यस यस सर। और आयरन कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए थ्योरेटिकली, उससे ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो ये है डी पाई पी पाई बैकबोन, जो कि हमेशा कॉम्प्लेक्सेस में ऑब्जर्व होता है। इस पे एक बार आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो इस कॉम्प्लेक्स को लेकर के पूछा गया था। एक कॉम्प्लेक्स होता है आयरन पेंटा कार्बोनिल FeCO5, FeCO5। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कार्बन मोनोऑक्साइड में मान लो x एंगस्ट्रॉम है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड लेंथ अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का x एंगस्ट्रॉम है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ FeCO5 में क्या होगा। FeCO5 में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वहां पे 4 वैल्यूज गिवन थी, 2 वैल्यूज x से छोटी थी। ठीक है, 2 ऑप्शन में जो वैल्यू थी वो x एंगस्ट्रॉम से छोटी थी, एक ऑप्शन में वैल्यू x एंगस्ट्रॉम से थोड़ी बड़ी थी, और दूसरे जो एक और ऑप्शन में जो वैल्यू थी वो x एंगस्ट्रॉम से बहुत बड़ी थी। तो पूछा गया था कि जो है FeCO5 में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो आप यही सिचुएशन देख सकते हो, जो यहाँ पे साइनाइड आयन के साथ हुआ है वही यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगा। यस तो कार्बन मोनोऑक्साइड में वैसे बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, लेकिन यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इन बिटवीन 2 एंड 3 होगा। यस यस सर। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इन बिटवीन 2 एंड 3 होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड लेंथ से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा। यस सर। लेकिन थोड़ा ही बड़ा होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा बॉन्ड लेंथ। यस सर। आई बात समझ में। तो इस बेसिस पे आपको, आप अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस बेसिस पे आंसर करोगे। अप्रोच समझ में आ गया। यस सर। यस सर। डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग सबको समझ में आ गई। आगे Yes, सर। sir. सर यस सर हाँ बोलो बोलो। इसको समरी की तरह रिपीट कर दोगे वाली इस बैक बॉन्डिंग को, मतलब शॉर्ट में। कौन सी बैक बॉन्डिंग। डी पाई बी पाई। पहले तू बता तुझे कितना समझ में आया, 50-60% तो आएगा। बता दे। मतलब नोट कर रहा था ना सर, मतलब एक बार। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, एक्सप्लेन करो क्या क्या हुआ यहाँ पे। एफ ई वाला सर, हाँ हाँ। ये वाला नहीं करा, है मतलब ये FeCO5 वाला, ये वाला नहीं करा। क्या कर रहा था तू। दूसरे वाला नोट कर रहा था सर अभी तो। अच्छा दूसरे वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया दूसरे वाले का। नहीं, जो आप बोल रहे हो उसका भी तो नोट करना था। हाँ जी लिखा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको। आप ही कर दो। नहीं नहीं, पहले एक बार देख तो लूं, बहुत बहादुर बैठे हुए हैं क्लास में। सर किसको करना है सर, फोन आ गया था एक बार बताना। आज करो, इसी को एक्सप्लेन करो, FeCN6 4 नेगेटिव को। सर इसमें Fe को जितने चाहिए उससे ज्यादा लोन पर मिल जाते हैं, तो फिर उसके डी ऑर्बिटल से देना स्टार्ट करता हो।
हाँ डी आ गया वो ऑर्बिटल से समझ। वो देना स्टार्ट कर देता है किसको? कार्बन को देगा। कार्बन साइनाइड को। कार्बन। कार्बन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? सर कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइजेशन। तो उससे क्या हुआ? वही तो मिसिंग लिंक जोड़ना है भाई। अब अभी अभी जस्ट क्लास जो है अभी चल रही है तब ये हाल है, कुछ टाइम के बाद क्या हाल होगा? यहाँ पे FeCN6 4 नेगेटिव को अगर कंसीडर करें तो इसमें फेरस आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कौन? साइनाइड आयन। यस सर। फेरस आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है साइनाइड आयन। फेरस आयन ट्रांजिशन मेटल है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, बहुत लालची है। यस सर। ठीक है, लेकिन कितना भी लालची हो, लालच की एक लिमिट होती है। खत्म तो हो गया उसकी। अब यहाँ पे क्या है, 6 साइनाइड आयन उसको मिल करके लोन पेयर देना शुरू करते हैं, तो वो कुछ टाइम तक तो लोन पेयर जो है वो आराम से एक्सेप्ट करता रहता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, सैचुरेशन आ जाता है और वो फर्दर लोन पेयर एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। फिर भी जो ये लीगेंड है, लीगेंड मतलब साइनाइड आयन, लीगेंड कोई ऐसा नया टर्म बोल करके आपको जो है मैं परेशान नहीं करना चाहता। तो साइनाइड आयन जो है उसको लोन पेयर दिए जा रहा है और वो लोन पेयर लेना नहीं चाहता, तो फोर्सफुली वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर तो लेता है, लेकिन फिर बाद में जो है वो उसी लोन पेयर को रिवर्स ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिस लोन पेयर को उसने कहां रखा था, अपने डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में रखा था। तो अपने डी ऑर्बिटल से लोन पेयर को बैक ट्रांसफर करता है और कार्बन जो है जिसका p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में लगा। sp है, जिसके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, तो कार्बन उस लोन पेयर को अपने p ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। यस सर। इससे क्या होता है, जो आयरन कार्बन बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। कम हो जाएगा। यही बात FeCO5 में भी होगी कि 5 कार्बन मोनोऑक्साइड मिल करके आयरन को 5 लोन पेयर देंगे। आयरन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, FeCO5 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें तो आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें आयरन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब +2 होने से ये ज्यादा ग्रीडी है इलेक्ट्रॉन का, जबकि उसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होने से वो इलेक्ट्रॉन की लालच उसको कम है FeCO5 में आयरन। यस सर। तो 5 लोन पेयर उसको मिलता है तो जल्दी से सैचुरेशन में आ जाता है, इसलिए वो भी वही काम करेगा, अपने डी ऑर्बिटल से लोन पेयर को रिवर्स ट्रांसफर। डोनेट करेगा कार्बन के p ऑर्बिटल में। यस तो सर। इससे क्या होगा, आयरन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगी। आ गया समझ में सबको? यस सर। यस यस मानस, सर। मानस तुझे भी समझ में आ गया? मैं ही बोल रहा था कब से। हाँ नहीं, तू तो बोल रहा है तभी तो पूछ रहा हूँ। अब आ गया। डी पाई बैक बॉन्डिंग का भी एक एग्जांपल देख लो। डी पाई बैक बॉन्डिंग। सर। हम्म। पिछले वाले केस में सर उसमें बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज इसीलिए हुई थी ना, क्योंकि वो 3 से थोड़ा सा ही कम हुआ था बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, बैक बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव होता है। जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की इफेक्टिवनेस नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से कम होती है, वैसे ही बैक बॉन्ड की जो इफेक्टिवनेस है वो नॉर्मल पाई बॉन्ड से कम होती है। तो डी पाई बैक बॉन्डिंग। अब इसका एग्जाम्पल है CuEH3 4SO4।
एक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे Yes, sir. SO4 पे -2 चार्ज है, तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर +2 चार्ज होगा, है कि नहीं? Yes, sir. और ये जो PS3 है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली सारा पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? Copper. कॉपर। ठीक, अब कॉपर पे होगा। तो अब देखो क्या है कि कॉपर हो गया सेंट्रल एटम, और फॉस्फीन को अगर हम देखें तो फॉस्फीन का स्ट्रक्चर अमोनिया जैसा ही होता है, तो यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर होगा, तो ये जो है उसी लोन पेयर को डोनेट करेगा कॉपर को। तो चार फॉस्फीन कोऑर्डिनेटेड होंगे विथ कॉपर, ये। अब यहां पे वही बात जो है कॉपर के साथ ऑब्जर्व होगी कि कॉपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से ये फॉस्फीन से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक सिचुएशन के बाद ये सैचुरेशन में आ जाएगा, और जब ये सैचुरेशन में आ जाएगा तो ये उसी लोन पेयर को बैक डोनेट करना शुरू करेगा। और बैक डोनेशन ये कैसे करेगा? अपने डी ऑर्बिटल से, अपने डी ऑर्बिटल से। अब जरा फास्फोरस को देखो, फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है ना यहाँ पे, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, Expand करेगा. यस इसके सर। पास डी ऑर्बिटल है, तो ये कॉपर अपने डी ऑर्बिटल से फास्फोरस के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इसलिए कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पे? D by D. डी बाई डी। डी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से ये बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। तो सारे क्लासिफिकेशन समझ में आ गए भाई? सर इसमें कॉपर क्यों देगा? हाँ, सर इसमें कॉपर डोनेट क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले उसने एक्सेप्ट किया है Electron rich हो गया वो. और ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया, बोलते ना वैसे ही बोल रहा हूँ. इंडाइजेशन होगा, ज्यादा खा लिया इसने, यस है कि नहीं? उल्टी कर रहा है सर। हाँ, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया बैक बॉन्डिंग। मैं समझता हूं बैक बॉन्डिंग अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। Yes. सर। हर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो, अब ल्यूइस बेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूइस बेस। इसमें नोट करो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो ऑल anion behaves like a Lewis base. All anion behaves like a Lewis base. कोई भी एनायन आप ले लो, चाहे हैलाइड आयन है या हाइड्राइड आयन है या हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, या कार्बन आयन है, और अमाइड आयन को आप कंसीडर कर रहे हो, और इमाइड आयन को आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, नाइट्राइड आयन को आप ले लो, एजाइड आयन को ले लो, जितने भी एनायन हैं
सब क्या होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं, लुईस कोई बेस। एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, ऑल एनायंस आर ल्यूइस बेसिस। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल having at least one lone pair of electron, neutral molecule having at least one lone pair of electron on central atom, neutral molecule having at least one lone pair of electron on central atom, neutral molecule having at least one lone pair of electron on central atom, and where octet of central atom is complete, and where octet of central atom is complete, in addition to that, all terminal atom attach with central atom, all terminal atom attach with central atom. In addition to that, all terminal atom attach with central atom less electronegative, are not highly electronegative. In addition to that, all terminal atom attached with central atom are not highly electronegative. Behaves as a Lewis base. Behaves as a Lewis base. सेंट्रल एटम के बाद क्या था? Are not highly electronegative. Are not highly electronegative. Behaves as a Lewis base. ठीक है, ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर, एल्कोहल, ईथर, ठीक है, अमोनिया, अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, हाइड्रोजन सल्फाइड, एटसेट्रा. ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आप देख रहे हो कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर है, और सेंट्रल एटम से अटैच टर्मिनल एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो हमेशा ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करेंगे. ये समझ में आया बेटा? यस सर. Yes. लेकिन अगर हम कंसिडर करें इसको NF3, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास लोन पेयर है, बट टर्मिनल एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इस वजह से क्या होगा, ये टर्मिनल एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच करके अपनी तरफ सेंट्रल एटम पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देंगे. यस सर. और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने से क्या होगा, इस पे प्रेजेंट लोन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम के साथ टाइटली हेल्ड होगा. Yes. इसलिए ये डोनेट नहीं हो पाएगा. समझ में आया? Yes. जब तक ये डोनेट नहीं होगा ये ल्यूइस बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा. ऐसे अगर आप मान लो कंसिडर करते हो PCl3 को, तो PCl3 भी ल्यूइस बेस नहीं है. ठीक है,
अगर आप कंसिडर करते हो PF3 ल्यूइस बेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आप कंसिडर करो F2O को, F2O ल्यूइस बेस नहीं है, आर नॉट ल्यूइस बेसिस। ये समझ में आ गया? यस यस सर। अगला पॉइंट लिखो, all Lewis bases are nucleophilic in nature. All Lewis bases are nucleophilic in nature. सारे ल्यूइस बेसेस जो है वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस, फिलाइन, न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, फिलाइन मतलब अट्रैक्टिंग, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो all Lewis bases are nucleophilic in nature because they are electron rich species. Because they are electron rich species. Because they are electron rich species. अगला पॉइंट लिखो, they acts as reducing agent. They acts as reducing agent. रिपीट करना सर। कौन सा पॉइंट? 4 तो हो गया था ना अभी, अगला शुरू करो ना। हाँ वही, they acts as reducing agent. They acts as reducing agent. क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ल्यूइस बेसिस की। अब आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ। तो ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to ease of lone pair donation. ठीक है, जो जितना इजिली लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा ल्यूइस बेस होगा। ईज ऑफ लोन पेयर डोनेशन। अब ये ईज ऑफ लोन पेयर डोनेशन को अगर कंसिडर करें तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सराउंडिंग ऑफ, इन सराउंडिंग ऑफ व्हाट? डोनर एटम। ठीक है, डोनर एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, डोनर एटम उतना इजिली लोन पेयर डोनेट करेगा और वो उतना अच्छा ल्यूइस बेस होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सराउंडिंग ऑफ डोनर एटम को अगर कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सराउंडिंग ऑफ डोनर एटम, तो ये जो है डिपेंड करेगा एक तो डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। भाई जो एटम ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा? यस सर। है कि नहीं? तो डोनर एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कम होगी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस पे? एक्सटेंट ऑफ
एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। अभी मैंने लिखवाया था ना कि बैक बॉन्डिंग ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कम करता है और ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ को भी कम करता है कि नहीं? यस सर। यस। तो अब जैसे अगर आपके पास मान लो NH2 नेगेटिव है, एक CH3 नेगेटिव है और OH नेगेटिव है और F नेगेटिव है, अब बताओ इनमें सबसे अच्छा ल्यूइस बेस कौन होगा? CH3। ये किसने इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल किया भाई? बोलो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखे तो NH2 सबसे ज्यादा लुईस बेसिक होएगा और फ्लोरीन वाला कम। गलत। CH3। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर कंसीडर करोगे तो क्या नाइट्रोजन जो है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन है सबसे कम नहीं सर, सॉरी और कार्बन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा। यस सर। ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ आप देखोगे तो CH3 नेगेटिव सबसे ज्यादा ल्यूइस बेसिक होगा, फिर उसके बाद NH2 नेगेटिव, यस सर। फिर OH नेगेटिव और सबसे कम F नेगेटिव। आया समझ में? यस यस सर। बाकी अभी ये एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग में वो CH3 थ्राइसेन और SiS3 थ्राइसेन वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। यस सर, ये देखा था। बॉन्डिंग थी इसलिए उसका ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ क्या था? कम था, ठीक है ना? यस सर। अब आप ये जो एसिड बेस कंसेप्ट है, जो 3 थियरीज मैंने कंसिडर किया है, इनमें एक कुछ पॉइंट्स जो है नोट में आप लिखो। लिखो नोट में, फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, all Arrhenius acids are also Bronsted acids. अब जरा देखो, आर्हीनियस थियरी बोलती है एसिड वो है जो H पॉजिटिव देता है इन वाटर, और ब्रॉन्स्टेड थियरी क्या बोलती है? एसिड वो है जो H पॉजिटिव डोनेट करता है दूसरे को। तो ये बात कॉमन हो गई ना? यस सर। तो all Arrhenius acids are Bronsted acids, but Arrhenius bases are not Bronsted bases. All Arrhenius acids are Bronsted acids, but Arrhenius bases are not Bronsted bases. भाई आर्हीनियस बेस कौन है? जो OH नेगेटिव देता है। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है? जो H पॉजिटिव लेता है। अब दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं। यस यस सर। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर ल्यूइस बेसेस। ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर ल्यूइस बेसेस। All Bronsted bases are Lewis bases, but Bronsted acids are not Lewis acids. But Bronsted acids are not Lewis acids. ये क्लियर हुआ? यस सर।
ठीक है, सारे ब्रॉन्स्टेड बेसेस क्या है? ल्यूइस बेसेस हैं। कैसे? ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है? जो H पॉजिटिव लेता है। यस सर। H पॉजिटिव कौन लेगा? जो H पॉजिटिव को लोन पेयर देगा वही तो H पॉजिटिव को लेगा भाई। Yes, sir. H पॉजिटिव को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है ना। यस सर। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसको किसी दूसरे से लोन पेयर चाहिए। यस Yes, सर। sir. जो भी उसको लोन पेयर देगा वो जो है उससे अटैच हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो ब्रॉन्स्टेड बेस है, सारे ब्रॉन्स्टेड बेसेस हमेशा ल्यूइस बेसेस होते हैं। बट ठीक है, जो लिख लो, हाउएवर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट ल्यूइस एसिड्स। However, bronsted acids are not Lewis acids. Bronsted acids are not Lewis acids. अब देखो ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है? जो H पॉजिटिव देता है। यस सर। ठीक है, तो H पॉजिटिव देता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। और ल्यूइस एसिड कौन है? जो लोन पेयर लेता है। ऐसा करता है सर। तो दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। यस सर। Yes. समझ है? अब इससे एक और बात आप बोल सकते हो कि जो आर्हेनियस एसिड है और आर्हेनियस थियरी है और ल्यूइस थियरी है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यस सर। आर्हेनियस एसिड ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसेस ल्यूइस बेसेस होते हैं, लेकिन आर्हेनियस एसिड ल्यूइस एसिड नहीं है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड ल्यूइस एसिड नहीं होता है कि नहीं। Yes. यस सर। आर्हेनियस थियरी और ल्यूइस थियरी में कुछ भी कॉमन नहीं है। आर्हेनियस थियरी और ब्रॉन्स्टेड थियरी में जो एसिडिक पार्ट है वो कॉमन है, और ल्यूइस थियरी और ब्रॉन्स्टेड थियरी में बेसिक पार्ट कॉमन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समराइज कर सकते हो। तो अब इसके बाद जो है हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, एक तो हाइड्रो एसिड का कॉन्सेप्ट और ऑक्सो एसिड का कॉन्सेप्ट। ऑक्सो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है, हाइड्रो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करता है, तो ये डिस्कस करेंगे। तब जाकर के एसिड बेस कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होगा और फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट है उनको कवर करेंगे। ओके बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Good evening. गुड इवनिंग सर। स्लाइड दिखा था BF3 BI3